अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बहुत ही बड़ी खबर यह है कि कल रात को पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कारी वार किए, शदीद ज़रबे लगाई वहाँ पे और तकरीबन 80 लोगों को जहन्नुम वासिल किया। और ये फितनतुल हिंदुस्तान के कहने पे ये जो लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, अब उनके लिए फ़ैसला हो गया है कि इनको छोड़ना नहीं है और इनको आखिरी दम तक इनका पीछा करना है। और वो कई हज़ार साल पुरानी जो तारीख़ है अफ़गानिस्तान की, सो कॉल्ड तारीख़ है, उसका जो है ना कटा चटा वो आधे घंटे के अंदर खुल के रह गया। ये अफ़गान वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने हमेशा मदद की है। ये अफ़गान वही लोग हैं जिनमें लाखों लोगों को पाकिस्तान ने, बल्कि मिलियंस को कई दहाइयों तक पनाह दे के रखी। इन लोगों को पढ़ाया, इन लोगों को खाना दिया, इन लोगों को रोज़गार दिया, इन लोगों को काम पे लगाया और ये जहाँ जहाँ गए पाकिस्तान से निकल कर इन्होंने पाकिस्तान पे वार किए, चाहे वो यल्दा हकीम हो या मुल्ला ज़ईफ़ हो। इन्होंने हमेशा अपने मौसम खुश होने का सबूत दिया और हमेशा दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे। और पाकिस्तान ने कभी इनका ब्रादर मुल्क बन के, कभी मुस्लिम मुल्क बन के, कभी अच्छा हमसाया बन के, कभी नेक नियति पे, कभी इंसानियत के ऊपर इनको यानी मौका दिया, इनको सपोर्ट किया और हमेशा ये मासूम बन जाते थे। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि इनफ इज़ इनफ, और पाकिस्तान ने जाकर इनको वो कारी ज़रब लगाई है कि इनको छठी का दूध याद आ गया। सवाल ये पैदा होता है, मैं तो उन लोगों में से जो समझते हैं कि पाकिस्तान को ये ज़रबें रोज़ाना लगानी चाहिए, इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, इसमें कोई तौक़ुफ़ नहीं आना चाहिए। हमने बहुत कुर्बानियाँ दे दी। मेरे साथ आज दो मेरे बड़े अजीज़ दोस्त शामिल हैं। एक से हैं जिनसे जावेद चौधरी साहब, जिनसे मैं सीखता हूँ, उनका कॉलम पढ़ के, उनकी बातें सुन के। दूसरे नईम मनीफ साहब हैं, वो मेरे से उम्र में थोड़े हैं लेकिन तजुर्बे में ज़्यादा हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब से शुरू करेंगे, ये हमारे सीनियर मेहमान हैं। चौधरी साहब, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर बाद में ईरान और अमेरिका पे भी आएंगे, आपसे हमने ज़रूर आपकी राय लेनी है। पहले कल जो पाकिस्तान ने किया उसके ऊपर आपकी राय क्या है? एक तो जाहिर है ये पाकिस्तान ने करना ही करना था। जिस हद तक पाकिस्तान के हालात चले गए हैं, अब हमारे पास सवाए जंग करने के और इस सारे इशू को रिज़ॉल्व करने के, सॉर्ट आउट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये समझते हैं हम कि जी हम कुछ और अरसा इंतज़ार कर लेंगे तो उसमें पाकिस्तान मज़ीद ब्लीड होगा, तो आपको इस मॉन्स्टर से बहरहाल अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी और आपको लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन इसकी सर एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि अगर आप 1970 में जाएं तो इस खिते के अंदर 4 मुल्क थे जिनको लिबरल, मॉडरेट और तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता था। ये 4 मुल्कों के अंदर नंबर 1 टर्की था। टर्की अगर आप देखें 1970 की दहाई में बहुत आगे था। ईरान बहुत आगे था। अब देखें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक ही कैंपस था जो हार्वर्ड के बाहर था और वो ईरान के अंदर था। और अगर आप 1970 का ईरान देखें तो जिस तरह वो टेक ऑफ कर रहा था, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उसकी लाइफ थी, जिस तरह लोग वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस तरह एजुकेशन थी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते आज के दौर में। तीसरा मुल्क पाकिस्तान था। और अगर आप 1960 और 1970 की दहाई देखें तो पाकिस्तान ने बहुत टेक ऑफ किया था जी। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि 1980 में लंदन आगे होगा, न्यूयॉर्क आगे होगा या फिर कराची आगे होगा, और ये 1960 की बात है, कोई बहुत पुरानी बातें नहीं हैं। और उसके साथ साथ जो चौथा मुल्क था वो अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान एक कम्प्लीटली मॉडर्न, मॉडरेट और तरक्की करता हुआ मुल्क था 1960-1970 की दहाई में। लेकिन फिर ये क्योंकि एक यूनियन थी 4 मुल्कों की, और ये कहा जाता है कि कभी कोई एक मुल्क तरक्की नहीं करता, पूरा खित्ता तरक्की करता है। जैसे यूरोप पूरे ने तरक्की की, ऐसा नहीं है कि यूरोप का कोई मुल्क पसमानदा रह गया हो, या अमेरिका जो उनसे उसकी 50 की 50 स्टेट्स ने तरक्की की, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई स्टेट बहुत पीछे रह गई हो, कोई बहुत आगे निकल गई हो। सेम इसी तरह या चाइना है, चाइना के 56 के करीब उसके रीजन्स हैं, तो उन सब रीजन्स ने तरक्की किया इकट्ठी, कोई बहुत ज़्यादा पसमानदा नहीं रह गई। इवन वहाँ पे जो सिंकियांग है वो भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है इस वक्त। तो सेम कहा यह जाता था कि ये 4 मुल्क मिल के एक नई मिसाल बनेंगे पूरी दुनिया के अंदर कि अगर आप एक लिबरल हों और उसके साथ साथ आप की डायरेक्शन ठीक हो तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। और इनके अंदर कनेक्टिविटी थी, अगर आपको याद हो, लोग पेशावर से बस के ऊपर बैठते थे, वो अफ़गानिस्तान सारा क्रॉस करते थे, उसके बाद ईरान जाते थे, ईरान से टर्की जाते थे। फिर उस वक्त एक प्रोजेक्ट बना था कि इन तीनों 4 मुल्कों को रेलवे से कनेक्ट करना है।
अफगानिस्तान के अंदर रेलवे नहीं था, लेकिन पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जो था वो रेलवे के साथ मिले हुए थे, RCD कहते थे उसको। जी हाँ। तो उसके बाद फिर नज़र लग गई इस पूरे रीजन को, और यहाँ पे कोई ऐसी मजहबियत आई कि जिसने पूरे खिते की मत मार के रख दी। आप देख रहे हैं टर्की, उसको वापस 1970 की दहाई में जाने के लिए अगले 50 साल और चाहिए होंगे या 100 साल और चाहिए होगा। ईरान की जो सूरत है वो आपके सामने है, और ऐसा रिवर्स गियर लगा ईरान को कि अब हालात इंतहा दर्जे के ख़राब होते चले जा रहे हैं वहाँ पे। अफ़गानिस्तान तो खंडर बन गया, और उस खंडर के अंदर से जो कुछ इस वक्त निकल रहा है वो देख लें कि वहाँ पे ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी है, लेकिन ख़वातीन भीख मांग सकती हैं। भीख लेना जो है वहाँ पे जायज़ है, लेकिन तालीम हासिल करना नाजायज़ है। बल्कि वहाँ पे जो ख़वातीन माजूर होती हैं या बेबस होती हैं, या उन्हें ज़कात चाहिए होती है या खैरात चाहिए होती है, उनके ऊपर लाजम होता है कि वो नीले रंग का बुरका पहन के मस्जिद के सामने बैठ जाएं। तो अब अगर आपने नीला बुरका पहना हो, मस्जिद के सामने बैठे, तो इसका मतलब ये है कि आप मस्कीन हैं, और जो नमाजी हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है या उनको चाहिए कि आपकी खिदमत करे, आपकी मदद करे। लेकिन वो खातून जो है वो स्कूल नहीं जा सकती, वो अपना कारोबार नहीं कर सकती, वो किसी जगह मुलाजमत नहीं कर सकती। तो ये उसका नतीजा है जो हमने सो कॉल्ड इस्लाम हमने नाफज करने की कोशिश की इस पूरे खिते के अंदर, उसका नतीजा सबके सामने है। तो इसके अंदर हम इन्वॉल्व थे। मुबश्शिर साहब बदकिस्मती से 1970 की दहाई में जो कुछ हमने किया, हम उनके साथ इन्वॉल्व रहे। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ, फिर उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। बल्कि उससे पहले जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमारा हाथ था। फिर एंटी तालिबान जो हमने जो हमारी सरगर्मियाँ थी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। फिर उसके बाद जब अमेरिकन ने यहाँ पे आके एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर अहमद करज़ई थे, फिर उसके बाद अशरफ गनी साहब थे, उसमें भी हमारा एक किरदार था। फिर उसके बाद तालिबान को वहाँ पे फिर ले जाना, ये भी एक किरदार था। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी मुख्तलिफ टाइप की पॉलिसी थी वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं। तो आज हमें ये मानना चाहिए, आज हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि ये फेलियर सिर्फ अफगानों का फेलियर नहीं है, पाकिस्तान का फेलियर भी है। कि हमने एक हंसता बसता चलता फिरता जो मुल्क था उसके अंदर हमने इंटरवेंशन की 1970 की दहाई में, उसको एक खंडर बनाया, और उसके बाद फिर एक और इंटरवेंशन की, उसको मज़ीद खंडर बनाया, फिर एक और इंटरवेंशन की और उसको मज़ीद हमने पसमानदा किया, फिर एक इंटरवेंशन की और फिर एक इंटरवेंशन। 5 इंटरवेंशन हैं पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर। तो वो ज़ाहिर एक ऐसा मलबा है जो हमारे ऊपर गिरता चला जा रहा है, और अब हम उस मलबे के नीचे दबते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी उस पॉलिसी का, जो माजी की पॉलिसी थी, उसका एतराफ़ करना चाहिए कि हमने गलती की, और उस गलती का खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि आज पाकिस्तान कमज़ोर भी है, और साथ साथ वो अफ़गानिस्तान जिसके ऊपर हमने इतनी मेहरबानी की, जिसके लिए हमने इतनी मार खाई, आज वो भी हमारे साथ राज़ी नहीं है। अफ़गानी, आपने दुरुस्त कहा कि अफ़गानी अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है पाकिस्तान को गाली दे रहा है, वो यूरोप के अंदर है वो वहाँ बैठ के गाली दे रहा है, अमेरिका के अंदर है तो वहाँ बैठ के भी गाली दे रहा है, और अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर है तो तब भी वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है। तो हमने इस सारे कोयलों की जो दलाली थी उसके अंदर क्या कमाया? हमने अपने हाथ भी काले किए, मुंह भी काले किया, और अल्टीमेटली अब हम लाशें भी उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी कौम से, और अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। एतराफ़ करने के बाद ये फैसला करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रहेगा, किसी और की गेम में, किसी और के खेल में नहीं घुसेगा, क्योंकि उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होता है। तो ये एक फेलियर है हमारी माजी की पॉलिसीज़ का, और वो पॉलिसी सारी एक दूसरे से मुतसादम थी कि कभी हम मुजाहिदीन को ले आए, फिर हम मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ हो गए, फिर हम मुजाहिदीन के साथ हो गए, फिर हम तालिबान को ले आए, फिर हम तालिबान के ख़िलाफ़ हो गए। तो ये उसका नुकसान है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बर्दाश्त करेंगे अगर हमने अपने मामला सही ना किए या एक सॉलिड किस्म की पॉलिसी जो है हमने अडॉप्ट ना की। नहीं मनीफ, 5 चीज़ों की निशानदेही की है चोई साहब ने। तो पहली दफ़ा जब हमने उनकी मदद की तो हमें क्लैशनकोफ मिल गई, दूसरी बारी जब हमने उनकी मदद की हमें हीरोइन मिल गई, तीसरी बारी जब हमने उनको मदद की तो हमें अगवा बराए तावान और ये सारी वारदातें मिल गई, चौथी बारी हमने उनको मदद की हमें दहशतगर्दी मिली, और 5वीं बारी जब उनकी मदद की तो हमें दुश्मनी मिली पूरी की पूरी इस सिलसिले में। तो अब तो स्वाय उनका सफाया करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। असल में वो चोई साहब चूँकि बड़े आदमी हैं, वो बात कर सकते हैं। मैं इस मौके पे ये बात करना नहीं चाह रहा था कि ये हाथों की बांधी हुई गांठें हैं जो हम दांतों से हमें खोलनी पड़ रही हैं। और दूसरी बात जो चोई साहब ने की लुबे लुबाब यही है कि ये हमें बहुत पहले
ये फैसला कर लेना चाहिए था कि ये लातों के भूत हैं। देयर इज नो सच थिंग एज गुड तालिबान एंड बैड एग्जैक्टली ये जो ड्रामा था ना इनका, ये एक्सपोज हो चुका है और ये बातों से मानने वाले नहीं थे। मुज़ाकरात, आप देखें ना, मुज़ाकरात वाले जो सेशन थे उसमें इन्होंने जो वहाँ पे ड्रामा रचाया और जो रंगबाजी करते रहे, ये आप ख्वाजा आसिफ साहब आपको बता सकते हैं अगर आप उनको किसी वक्त लें तो। उसी वक्त हमें इनकी नीयत जो है वो समझ लेनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि 10 मई के जो ज़ख्म हैं नरेंद्र मोदी के, वो ज़ाहिर है कि अभी हरे हैं और वो जो है एक ही रास्ता था जो चुना नरेंद्र मोदी ने भी और इंडिया ने और रॉ ने, और वो प्रॉक्सी वार जो है उसने वो शुरू की। और बिल्कुल अब तो वाकई हमारे असाब जो हैं वो जवाब दे चुके हैं लाशें उठा उठा के। और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए ये फैसला है। मैं बल्कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ पिछली रात तो मैं आपको फ़ोन करने वाला था कि मुझे लग रहा था कि आपकी कॉल आएगी और हम उस पर ट्रांसमिशन शुरू कर देंगे। मैं तो इस पर शुक्र अदा करता हूँ कि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये हमारा अज़ली दुश्मन है। हमें इसको पहचान लेना चाहिए था बहुत पहले, और हमें इस बात को भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि पीछे जो है ना वो असल गुंडा कौन है और किन डॉलर्स पे ये जो है ना हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमारे जो है ना लोगों को शहीद कर रहे हैं। और अब कोई जवाज़ नहीं है किसी भी तरह की टेबल टॉक का, किसी भी तरह के मुज़ाकरात का। और आपके पास मेरे ख्याल ज़्यादा इतला होगी कि हमारा जो गुज़िश्ता रात वाला ऑपरेशन था वो किस हद तक सक्सेसफुल रहा। मेरे पास जो इतला है वो तो बड़ी हौसला अफजा है, और ये भी इतलात हैं कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक इस नासूर को जो है वो जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाता। जय सजी साहब, इसको नासूर को तो हम निपटते रहेंगे, लेकिन एक दूसरी चीज़ जो हमारे खत्ते में डेवलप हो रही है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। और मैं अब आपको अपने ज़राए के मुताबिक मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बता सकता हूँ, गो ईरान ने कुछ टाइम मांगा है काउंटर प्रपोजल देने के लिए, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि उनको एंगेज करना है। और एंगेज का मतलब लड़ाई करना, और इस बारी से स्ट्राइक नहीं होगी, भरपूर किस्म की जंग होगी। फिर आपने कल या परसों वो स्टेटमेंट सुनी होगी जो इज़राइल के अंदर अमेरिकन सफ़ीर ने दी है कि पूरे मशरिक़ वस्ता के ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए इज़राइल को। तो इस तनाजुर में जब आप देखते हैं तो ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर कुछ ताकतें जो हैं वो चल रही हैं जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है। मेरी और आपकी और किसी की भी हमदर्दी ज़रूर हो सकती है ईरान के साथ, और ईरान में बड़ी सलाहियतें भी हैं, वो एक कौम है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल दूसरी तरफ एक सुपर पावर है और उसका आउटकम इतना अच्छा नहीं हो सकता। क्या देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल के अंदर? सर उस तरफ मैं आऊँगा डेफिनेटली, लेकिन दो चीज़ें और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड मेरा ख्याल है वो सामने आनी चाहिए। एक तो अफ़गान तालिबान जो हैं उनको हर मंगल को एक जहाज़ आता है जिसके अंदर $160 मिलियन होते हैं। हर मंगल को $160 मिलियन कतर से आता है को तालिबान को अमेरिका की तरफ से दिया जाता है। अमेरिका की तरफ ये दो जगहों से, पहले नैरोबी से आता होता था, नैरोबी से आता था, और नैरोबी के अंदर जो अमेरिकन वहाँ पे कौंसलेट है, वहाँ पे एम्बेसी है, ये डॉलर्स वहाँ से पहले वहाँ से वाशिंगटन से आते हैं और वहाँ से फिर एक जहाज़ तब्दील करके वो रेगुलर जो था वो अफ़गानिस्तान आ रहा था, और अब जो है अब किसी गल्फ़ की स्टेट से आ रहा है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अबू धाबी है या दुबई है इसके बारे में, या कतर है, इसके बारे में एम्बिग्विटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन 160 मिलियन डॉलर बड़ी ह्यूज रकम होती है जो हर मंगल को तालिबान को दी जाती है अमेरिका की तरफ से। अब सवाल ये है कि अगर ये तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं या अमेरिका इनको अपने ख़िलाफ़ समझता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी 160 मिलियन डॉलर क्यों आ रहे हैं हर मंगल को? तो अब अगर आप महीने पे 4 के ऊपर तकसीम करके देख लें तो ये पूरा इकॉनमी जो है अफ़गानिस्तान की वो इन 160 मिलियन डॉलर से चल रही है। उसके दो मकसद हैं इन पैसों के। एक मकसद तो ये है कि चाइना के अंदर जो सिंकियांग के अंदर गड़बड़ की जा रही है, और वो जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं वो भी तालिबान के पास हैं इस वक्त, और ये पैसे उनको दिए जाते हैं कि आपने चाइना को ब्लीड करना है। तो वो बदख्शां के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो ज़ाहिर है उनका सूबा है जो सिंकियांग के बिल्कुल साथ है, यानी उसकी सरहद मिलती है। वाह खान कॉरिडोर से हो के ये सारा मामला जो है ना वो आगे बढ़ रहा है। एक दूसरा ये है कि अगर कभी ईरान के ऊपर हमला किया अमेरिका ने तो अफ़गानिस्तान इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्सेज ऐसी हैं जो एंटी ईरान हैं। तो ईरान को इस साइड से भी अटैक किया जाएगा, अमेरिका अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करेगा। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ हमारे दुश्मन हैं तालिबान, भाई अमेरिका भी इन्हीं तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है।
और इसीलिए वो इनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए वो इनको रोक नहीं रहा पाकिस्तान से, जबकि पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि आप ये इमदाद करनी बंद करें इनकी, ताकि जब ये पैसा नहीं होगा तो फिर ये डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूसली सप्लाई पैसे की जारी है तो वो पाकिस्तान से निगोशिएट नहीं कर रहे। दूसरा, ये जो असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये सारे के सारा अमेरिकन असला है जो अमेरिकन यहाँ पे जानबूझ के छोड़ के गए थे, ऐसा नहीं कि उनसे गलती से रह गया। क्योंकि अगर वो अपने हेलीकॉप्टर्स तबाह कर सकते थे, जहाज़ तबाह कर सकते थे, तो अपना इस असलहे को भी वो ले जा सकते थे या इसको तबाह कर सकते थे। तो वो क्यों $7.5 बिलियन का असला यहाँ पे छोड़ गए? वो असला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होना है, उसने ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल होना है। तो ये एक प्रॉपर डिज़ाइन है ये, और इस डिज़ाइन के अंदर पाकिस्तान को भी एंगेज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के सके नहीं हैं और ना ही वो तालिबान के सके हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को भी डैमेज करेंगे, ईरान को भी करेंगे और साथ साथ चाइना को भी करेंगे। इस चीज़ को भी आप ज़हन में रखें। बाकी ये जो है ईरान का इशू है मुबशर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं, दो कैच हैं। एक तो जाहिर है पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा भेजा, फिर उसके बाद जेराल्ड फोर्ड जो है वो आ रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। वो जाहिर है वेनेजुएला में था, अब वो आ गया, अब वो बिल्कुल करीब पहुँच गया हुआ है। उसे जिब्राल्टर क्रॉस कर लिया है, मेरा ख्याल है 2-1 दिन के बाद, 3-4 दिन लगेंगे उसको, मशरिक़ वुस्ता में पहुँच जाएगा, मशरिक़ वुस्ता में पहुँच जाएगा। पहले ये जो बहरी बेड़े थे ये सिर्फ ईरान को यरकाने के लिए, सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए भेजे जा रहे थे कि वो निगोशिएट करें इनके ऊपर। लेकिन एक नई डेवलपमेंट जो अमेरिका के अंदर हुई है उसने सारा पर्सपेक्टिव चेंज करके रख दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी थी उसके खिलाफ फैसला दे दिया है, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप है बिल्कुल दीवार के साथ लग गया है कि जो उसके पास एक हथकंडा था, जो उसके पास हथियार था जिसको वो इस्तेमाल करता था, वो एक्सपोज हो गया। अब उससे वो ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब वो ले लिया है तो अब वो बेबस हो गया। अब मिड टर्म इलेक्शन होने हैं वहाँ पे, तो उससे अगर इन इलेक्शंस को विन करना है, अगर उसने अपना दबदबा कायम करना है दुनिया के ऊपर और अमेरिकन के ऊपर, तो फिर उसके पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो एक सॉलिड किस्म का ईरान के ऊपर हमला करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये जो हमला है ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब 3 शर्तें हैं ईरान से अमेरिका मनवाना चाहता है, और ये तीनों शर्तें बहरहाल ईरान को माननी पड़ेंगी। पहली शर्त तो ये है कि रजीम चेंज के वहाँ पे ये जो उलमा कराम की हुकूमत है उसको ख़त्म किया जाए और एक लिबरल और मॉडरेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पे लाई जाए। तो मेरा ख्याल है ये उनको करना पड़ेगा। दूसरा न्यूक्लियर वेपन है कि उसको ज़ीरो पे लेके जाना पड़ेगा। वो जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पे जो प्लांट वो लगाए हुए हैं उन्होंने, उनको ज़ीरो करना चाहता है अमेरिका हर सूरत। तो मेरा ख्याल है वो ईरान को ये भी करना पड़ेगा। और तीसरा जो है ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं हमास की शक्ल में, हिजबुल्लाह की शक्ल में, अमेरिकन ये चाहते हैं, वेस्टर्न ताकतें ये चाहती हैं कि उससे हाथ उठा ले ईरान। तो ईरान को ये भी करना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इस हमले से पहले ईरान करेगा या इस हमले के बाद ये करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, और दूसरा ये है कि बाकी पैसे के लिहाज से भी ज़ाहिर है दुनिया की सुपर पावर है दोनों लिहाज से। तो एक छोटा मुल्क जो है ईरान, उसके लिए इतना आसान काम नहीं होगा। दूसरा, ईरान की सरहद अमेरिका के साथ नहीं मिलती। अगर अमेरिका के साथ सरहद मिलती होती तो ठीक है, फिर ईरान छापामार कार्रवाइयाँ कर सकता था, अमेरिका को ब्लीड कर सकता था। इतना दूर है और इतने दूर सिर्फ अमेरिका ही इफेक्टिव रहेगा ईरान के ऊपर, ईरान उसका जवाब नहीं दे सकेगा। अगर वो जवाब कतर के अंदर देता है तो मुस्लिम उम्मा का एक मसला बनेगा, फिर मुसलमान मुल्क उनके खिलाफ हो जाएंगे, अरब ईरान के खिलाफ हो जाएंगे, जो जाहिर है जिसका नुकसान फिर होगा। और अगर इसके अलावा रीजन के अंदर किसी जगह पे जहाँ पे कोई अमेरिकन इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अटैक करता है तो वो भी ज़ाहिर है बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो वो इस ईरान जो है ना इस सूरत में है नहीं कि बदला ले सके या ब्लीड कर सके अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका दूर बहुत है और ईरान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि यहाँ से बैठ के वो अमेरिका को हिट कर सके। तो पोजीशन बड़ी ख़राब है। और अगर ये ईरान की लड़ाई हो गई तो ये ज़हन में रखिएगा कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। एक महंगाई का बहुत बड़ा स्पेल आएगा यहाँ पे, फिर नए मुहाजिरीन भी आएंगे ईरान से और हमें उनकी मेज़बानी करनी पड़ेगी, हमें उनको अलाउ करना पड़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे क्राइसिस पैदा होता है। तो हम कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? फिर वो बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर आएंगे और ये भी एक क्राइसिस होगा पाकिस्तान के लिए। और तीसरा ये है कि ये पेट्रोल की कीमतें जो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, पेट्रोल का क्राइसिस पैदा हो जाएगा और फिर सारी मुस्लिम उम्मा जो है जो इस वक्त इस खित्ते के अंदर रह रही है वो सारी की सारी डिस्टर्ब होगी। तो आने वाले दिनों में अगर ईरान की जंग होती है तो पाकिस्तान बराह रास्त उसका हदफ होगा, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा इसका।
नईम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो जावेद चौधरी साहब ने सिनारियो पेश किया, आपको उसको देखते लगता है कि आपको ईरान अमेरिका के लिए इतना तरने वाला साबित होगा? वो तो खैर बात का मरहला है। पहले तो ये है कि क्या ईरान जो है कोई मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए रजामंद होगा किसी भी स्टेज पे? मुझे नहीं लगता। जब जो है ना एक मुतालबा जो है वो अमेरिका का रजीम चेंज है, तो मौजूदा रजीम किसी भी सूरत जो है वो सरेंडर करने को तैयार नज़र नहीं आती, और ना ही वो कोई नए इंतखाबात की तरफ जाती नज़र आती है, ना ही वहाँ पे कोई लिबरल हुकूमत बनाने के लिए तैयार नज़र आती है। तो ये जो उलमा की टर्म यूज़ की जावेद चौधरी साहब ने, मुझे लगता है कि वो लड़ने मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं माजी की तरह। और ये इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि अमेरिका हर सूरत हमला करेगा और वो उस हमले का दिफा करने के लिए और कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अलबत्ता कंपैरिजन जो है वो तो आप और जावेद चौधरी साहब बेहतर कर सकते हैं कि वहाँ जो है कोई जंग की बात करें तो कोई कंपैरिजन या कोई मुकाबला तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता, और जितना फासले की जावेद चौधरी साहब ने निशानदेही की है। मगर जो मेरी इतलात हैं, ईरानी कौम भी इस हमले के लिए बिल्कुल माजी की तरह तैयार दिखाई देती है, और उनकी मौजूदा जो हुकूमत है और मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो भी किसी सूरत अमेरिका की किसी धमकी के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई नहीं देते। तो साहब, प्रॉब्लम यह है कि जब वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया तो बेसिकली उनके ऑयल को कंट्रोल करना था, क्योंकि चाइना उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर था। अब ईरान के ऊपर भी आप जो मर्ज़ी कहें, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे। ईरान कितनी बड़ी थ्रेट है, जैसा आपने बता दिया, खुद अमेरिका तक हमला करने की उसकी रसाई नहीं है। तो बेसिकली जो इशू है वो ईरान का तेल है, और जो चाइना एक प्रोडक्शन है उसके लिए। तो अपने कॉरिडोर में या अपने आप समझें नेबरहुड में ये सब कुछ होता देख के चाइना कितना पीसफुली बैठा रहेगा और ईरान की मदद नहीं करेगा, और ईरान उस मदद के साथ क्या कुछ कर सकता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इतनी जल्दी तो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है फिर ये। सर, दो चीज़ें हैं, देखें, इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो ऑयल की पावर है ना उसे अपने हाथ में रखना चाहता है, और इसीलिए वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके उसने जो ऑयल है उसको कंट्रोल कर लिया है। गवर्नमेंट उन्होंने दोबारा वेनेजुएला के लोगों के हवाले कर दिया कि आप हुकूमत करें या अच्छी करें, पर ना पेट्रोल आप निकाल सकते हैं ना आप बेच सकते हैं, इसका फैसला तो हमारे हाथ में होगा। तो सारी अमेरिकन कंपनी को बांट दिया उसने वेनेजुएला का तेल। अब उसके बाद ईरान जो है ना दुनिया में ऑयल के लिहाज से दूसरे नंबर पे आता है, इसके जो रिजर्व्स हैं वो दूसरे नंबर के रिजर्व्स हैं, और इसको भी वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, ये बात 100% दुरुस्त है। और तीसरा जो है वो अल्बर्टा है, कनाडा ज़ाहिर है वो खुद ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, और अल्बर्टा जो है उसके अंदर ऑयल वेल हैं सारे के सारे, और वहाँ पे भी अमेरिका ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, वो तो कर दी है अलग हो जाए, कनाडा से करवाना चाहता है। और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि जी हम आयल जो है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो है ना आयल को मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में रखना चाहता है कि ये वो पावर है जिसको जब चाहेगा जिस मुल्क को चाहेगा मैनिपुलेट कर लेगा। ये बात 100% दुरुस्त है, और ईरान जो है बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है तेल का, उसको अमेरिका लूज़ नहीं कर सकता, वो चाहता है कि ये हमारे कंट्रोल में हो, ये बात दुरुस्त है। अब दो और पावर्स हैं दुनिया के अंदर, एक ईरान है, मादर चाहता हूँ, एक रशिया है, और दूसरा जो वो चाइना है। अब ये दो पावर्स भी अच्छी तरह जानती हैं कि अगर ये अमेरिका ईरान के अंदर आके बैठ गया तो हमें नुकसान है, यानी चाइना को भी नुकसान है और रशिया को भी नुकसान है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या रशिया के अंदर या चाइना के अंदर इतनी जान है, इतनी तड़ है कि वो अमेरिका के साथ लड़ सके। अब जो चाइनीज़ पॉलिसी है वो डिफरेंट है, चाइना आज तक किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा नहीं है, और इसकी जो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी दिलचस्प है। जिमी कार्टर थे ना, जिमी कार्टर, तो जिमी कार्टर जो थे रिटायरमेंट के तकरीबन 100 साल, तकरीबन 100 ईयर उनकी एज थी, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जब आखिरी उनकी लाइफ का फेज़ था तो उन्होंने अपने गांव के अंदर जाके वहाँ पे उन्होंने एक चर्च था जिसके अंदर हर एतवार को सर्विस के दौरान वहाँ पे लेक्चर दिया करते थे, छोटा चर्च है उनके गांव के अंदर। तो वहाँ पे जाके ना जी दुनिया जहान के लोग आते थे, बड़े उनके एम्बेसडर्स भी आते थे, फिर वहाँ पे फॉरेन ऑफिस के लोग भी आते थे दुनिया जहान के, लर्न करने के लिए कि एक प्रेसिडेंट जो है वो क्या सोचता है या वो क्या इन चीज़ों को देखता है। तो वहाँ पे ना एक्स प्रेसिडेंट ने, मौजूदा प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बारे में एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि मुझसे डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि ये बताएं कि क्या हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते।
तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं कर सकते, उसकी क्या वजह, जिमी कार्टर से पूछा। तो जिमी कार्टर ने उसको ये बताया कि हम इसलिए मुकाबला नहीं कर सकते कि हम पिछले 80 साल से मुसलसल हालत जंग में हैं, यानी दुनिया में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं है जिसके अंदर अमेरिका घुसा ना हो और उसने वहाँ पे कंट्रीब्यूट ना किया हो। और चाइना जो है पिछले 80 साल से वर्ल्ड वार सेकंड के बाद वो किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ा, उसने किसी जंग का हिस्सा नहीं अपने आप को बनने दिया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चाइना को किसी जंग में घसीट लें, और अगर वो किसी जंग में आ गया तो फिर डेफिनेटली हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसका मुकाबला कर सकें, या दूसरा ये है कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट ज़ीरो कर दें। हम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे फौजी अड्डे हैं, हम सब बंद करें और हम वापस अमेरिका तक आ जाएं और अपनी प्रोडक्शन पर तवज्जो दें। तो अब हमारे पास दोनों में से एक ही चॉइस है कि हम क्या करें। अब ज़ाहिर है अमेरिका इतनी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं निकल सकता, तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि चाइना को किसी न किसी तरीके से घसीटे, और चाइना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। चाइना को पता है कि जिस दिन मैं किसी जंग का हिस्सा बन गया उस दिन के बाद मेरा जवाल शुरू हो जाएगा, फिर मैं ये प्रोडक्शन जो है उससे बाहर निकल जाऊँगा, उस दुनिया से इकॉनमी की जंग में हार जाऊँगा। अब रशिया जो है वो दूसरा मुल्क है और उसकी अपनी इकॉनमी जो है वो बड़ी सफ़र कर रही है, बिलखसूस यूक्रेन की जंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अब वो दोनों समझते हैं कि अमेरिका चाहता है कि हम दोनों जंग के अंदर कूदें, और अगर हम कूद गए तो हमारा इंजर पिंजर हिल जाएगा, फिर हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया या फिर जो चाइना है वो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनेंगे। ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि इनको वेपन्स देते रहें, इनको बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते रहें, इनको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देते रहें, इनको जहाज़ अच्छे दे दें, इनके मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप कर दें। रशियंस ये है कि ये जो यूक्रेन एनरिचमेंट हो रही है या वहाँ पे वो एटम बम बनाना चाहते हैं, उसके मामले में कोई इनको सपोर्ट कर दे, इस हद तक तो सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन ये जो जंग है मुबशर साहब, ये ईरानियों को खुद लड़नी बड़ी एक ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है। चौधरी साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, आप क्या ऐड करेंगे उसमें? सर चौधरी साहब की गुफ्तगू में ऐड क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं ये बस देखता हूँ कि ये अब मामला जो है सिर्फ अमेरिका ईरान जंग का नहीं है, ये आग फिर और घरों के चिराग भी जो है वो गुल करेगी और ये लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वो अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे हट जाएं, उसको ज़ीरो कर लें और वो एक रजीम चेंज की तरफ चले जाएं, ये तो होता दिखाई दे नहीं रहा हमें। अलबत्ता ये है कि अमेरिका भी जाहिर है कि अपने इस मुतालबे से ना पहले पीछे हटा और ना अब पीछे हटेगा। अलबत्ता सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ईरान की मदद के लिए जो है ना वो बराह रास्त कौन आता है, उसके साथ खड़ा कौन होता है, वो भी को खड़ा होता दिखाई नहीं देता। कोई नहीं होगा। और उसमें यह है कि अगर जो है ना वो चाइना सपोर्ट करता है तो वो वेपन्स की हद तक या उसको यूक्रेन को लड़ाई खुद लड़नी पड़ी, उसका लड़ कौन रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वही चौधरी साहब की सारी गुफ्तगू में कि ईरान ने लड़ना खुद है, लड़ाई उसने खुद लड़नी है। आज अफगानिस्तान वाले मामले पे जब वो आपने शुरू में कहा पैमाना लबरेज हो गया सबर का, तो हम खुद लड़ रहे हैं। इंडिया के साथ जब हमारे मामला हुए तो हमने इंडिया के साथ अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, ईरान ने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अब ये फैसला ईरान ने करना है कि उसने ब्लैकमेल होना है या उसने कुर्बानियां देनी है। जावेद चौधरी साहब, मैंने आपको एक बड़ा ही तीखा सवाल करना है, पंजाबी कहते हैं औखा सवाल करना है, और पाकिस्तान में ज़्यादा सोखे कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में कोई ज़्यादा लोग नहीं है जिनसे मैं ये सवाल कर सकता हूँ। आपसे मैं जसारत करूँगा क्योंकि आप मुझे भी एजुकेट करेंगे। देखिए, जब हम 100 साल की तारीख उठाते हैं तो स्पेशली पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अमेरिका ने जितनी हुकूमत की है वो अलाइंसेस के ऊपर की है और अपने यूनियंस के ऊपर किया, चाहे नेटो बनाए, चाहे सीटो बनाए, चाहे यूएन बनाए, चाहे सेंटो बनाए, जो भी है, और वो अपने एलाइज के थ्रू उसने पूरी दुनिया के ऊपर काबू पाया। लेकिन गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर हमने देखा कि सबसे बड़ा एलाई कनाडा, उसको उसने अपनी दुश्मनी पे मजबूर कर दिया। और 100 साल के अंदर, या कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं सोचा था कि यूके कभी उठ के अमेरिका को ना करेगा और उसकी पॉलिसी के बरक्स चाइना से जाके गठजोड़ कर लेगा। यानी यूके जैसा मुल्क जो है वो ये समझ रहा है कि अमेरिका के साथ अलाइनमेंट उसके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या अमेरिका ज़्यादा पावरफुल हो गया है? क्या अमेरिका फर्स्ट की बात हो गई है, या लोगों को होश आना शुरू हो गया और इसका मुस्तकबिल क्या है अमेरिका का? फिर नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये ज़हन में रखें कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर की मैं मिसाल दी है तो उसके अंदर देखें ना, यूरोप लड़ रहा था आपस में,
जर्मनी ज़ाहिर है यूरोप का हिस्सा था, और उसके बाद जो अलाइज थे, जो ब्रिटिश है वो भी यूरोप का हिस्सा था। तो यूरोप वर्सेस यूरोप था, दोनों आपस में लड़ रहे थे। और उस वक्त अगर अमेरिका सपोर्ट ना करता तो हिटलर फ्रांस को खा गया था और साथ साथ बरतानिया को खा गया था। तो उस वक्त चर्चिल ने मिन्नत करके बहुत नीचे लग के अमेरिकन को अपने साथ शामिल किया था, और अमेरिका फिर उनकी सपोर्ट के लिए आया। और अमेरिका ने उसके लिए कुर्बानी बहुत ज़्यादा दी, यानी कि फ्रांस को बचाने के लिए इतने ज़्यादा सोल्जर्स मरे अमेरिकन के कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नॉर्मंडी में वहाँ पे जो जंग हुई थी वो बड़ी खौफनाक जंग हुई थी। और आज भी अगर आप पेरिस में जाएं तो दो कब्रिस्तान मौजूद हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का कब्रिस्तान था और सेकंड वर्ल्ड वार का, जिसके अंदर सिर्फ अमेरिकन दफन है। और वो ज़मीन अमेरिकन ने ख़रीदी फ्रांस से, और वहाँ पे उन्होंने अपना झंडा लगाया है, क्योंकि इतनी लाशें अमेरिका वापस अपने मुल्क में ले जा नहीं सकता था। तो अगर उस वक्त अमेरिका फ्रांस के पीछे खड़ा ना होता तो फ्रांस निकल गया था हाथ से, और उसके बाद ये जर्मन होता आज। और उस वक्त अगर वो चर्चिल का सपोर्ट ना करता रूजवेल्ट, तो ये बरतानिया भी गया था, हिटलर ने तबाह कर देना था पूरे का पूरा बरतानिया। तो अमेरिकन इस चीज़ को जानते हैं, और ये ब्रिटिश भी इस चीज़ को जानते हैं, और यूरोपियन भी इस चीज़ को जानते हैं कि हम अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है। और अगर अमेरिका हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हमें अपने ही खा जाएंगे, अपने ही जो लोग हैं वो हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। तो अमेरिका जो है ना 80 साल के बाद जाके अब मेरा ख्याल थक गया है इन लोगों की सपोर्ट करते करते, और डोनाल्ड ट्रंप सीधा हो गया कि हर बार आप पैसे हमसे ले जाते हैं और अपने मफादात जो हैं उनको भी आप अजीज़ रखते हैं, और हमारे मफादात को आप दाव पे लगा देते हैं। और ये जो बरतानिया कर रहा है ना, या फ्रांस कर रहा है, ये जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप उनको मजबूर कर रहा है। अब दो आइलैंड्स हैं जो मॉरिशस के करीब हैं, और उनको अमेरिका कह रहा है बरतानिया को, खबरदार आपने मॉरिशस के हवाले किया इनको, आपने इनको नहीं देने, हमने वहाँ पे अपने जहाज़ खड़े करने हैं। और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो है उसमें हमाकत कर रहा है, वो कहता है जी बिल्कुल हम अपना फैसला खुद करेंगे, आप कौन हमें डिक्टेट करवाने वाले। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि ये अगर दे भी दें या रख भी लें तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मजबूर कर रहा है इनको कि आप बात करें ताकि अमेरिकन सपोर्ट बंद करें बरतानिया की। और जिस दिन अमेरिका ने बरतानिया की सपोर्ट बंद कर दी, आप यकीन करें कि बरतानिया जो है ना बैंकरप्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो फ्रांस को एक बुली की जा रही है बार बार ये, और फ्रांस को भी और साथ साथ डेनमार्क को भी, और ग्रीनलैंड के तौर पे, ग्रीनलैंड की वजह से वो भी पता है अमेरिका को कि हमने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं करना, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन वो ज़ाहिर है चाइनीज़ को रोकना चाहते हैं, क्योंकि चाइनीज़ ने बर्फ़ के अंदर सड़क बना ली है वहाँ पे, और वो ग्रीनलैंड से एक ज़मीनी रास्ता क्रिएट कर रहे हैं कनाडा तक, और उसको रोकना चाह रहा है अमेरिका। वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहता, और ना ही वो कब्जा रख सकेगा, ना उसको कब्जा करने का फ़ायदा है। लेकिन वो चाइनीज़ को वहाँ से निकालना चाहता है कि कहीं वो कनाडा तक ना आ जाए, क्योंकि सड़क बन रही है, प्रॉपर सड़क बन रही है, और ये दुनिया की पहली सड़क चाइना ने तो जो बर्फ़ के ऊपर बनेंगे। कनाडा ने सारे अंडे जो हैं वो उनकी टोकरी में डाल दिए अपने। हाँ वो जाहिर है। तो ये बेसिकली ना अमेरिका कनाडा के ऊपर कब्जा करेगा, ना वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेगा। ये सिंबॉलिक होगा, जरा प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये सारे मुल्क जो है ना वो कहेंगे जी नहीं जी हम मानते हैं आपको, हम अपने फैसले खुद करेंगे। और जो ये कहेंगे तो अमेरिका देखे उनके ऊपर टैरिफ भी लगा रहा है, अपने आप को साइड पे भी करता जा रहा है, जिससे इन सब की इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी। इवन कनाडा की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। तो कोई भी मुल्क भी हो वो अमेरिका के ऊपर इस वक्त डिपेंडेंट है। मसलन अगर फर्ज करेंगे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा देता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है अमेरिका के अंदर, लेकिन वो हमारे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। हम ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। और देख लें जो मोदी के साथ किया जा रहा है, मोदी को देखें दीवार के साथ लगा दिए टैरिफ लगा के, तो वो सारी इकॉनमीज डिपेंडेंट है अमेरिका की इस वक्त। इवन चाइना भी, अगर चाइना की भी वो टैरिफ लगा देता है या इम्पोर्ट्स नहीं लेता, उनकी एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज कर देता है, तो चाइना की इकॉनमी भी डैमेज हो जाएगी। इस वक्त मंडी दुनिया में सिर्फ एक ही है और उसका नाम अमेरिका है। अमेरिका इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, और ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो पावर थी उसे दिखाना शुरू किया पूरी दुनिया को। तो वो उसका मकसद ये नहीं है कि कोई वो जंग छेड़ना चाह रहा है या मुल्कों के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन वो सब मुल्कों को उनकी औकात बता रहा है कि आपकी ये औकात है। मैं तो बार बार मोदी चलते चलते आप दोनों को एक छोटी सी बात बताऊं, बना लेते हैं। आप दोनों को एक छोटी सी बात बताऊं नाजरीन को चलते चलते, उसके बाद मैं इजाज़त लूँगा कि जिस केस स्टार्मर की दौड़ें उस दिन लगी थी, जिस दिन उसने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया था, उसने कहा था फ़लस्तीन ठीक है हम उसको मानते हैं। अगले दिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक ईमेल आई और उसके ऊपर लिखा हुआ था गेम ओवर, और वो ईमेल आई थी तेल अवीव से उसको। और क्योंकि अब यूके के साथ जितनी इंटेल शेयरिंग है मिडल ईस्ट के ऊपर, वो सारी इजराइल करता था,
और जितनी दहशतगर्दों की लिस्टें हैं, जितनी वेटिंग है लोगों की कि कौन टेररिस्ट है, कौन उन ग्रुप्स के साथ है, ये वो, उन्होंने वो इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके साथ बंद कर दी। उस दिन से उनकी दौड़ें लग गई और वो चाइनीज़ इंटेलिजेंस से मदद लेना चाह रहे हैं अब यहाँ पे। ये एक इतला है, आई डोंट नो हाउ करेक्ट इट इज़। बट जाहिद चौधरी साहब आपका, नईम हनीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करा सच देखते रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।